चलते हैं दिल्ली, जहां पर संसद भवन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल की को जिम्मेदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? जनता अब न तो किसी बहकावे में आएगी और न किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। जो लोग कहते हैं कि अमृत काल की बात करने वाले जनता का जागरण काल आ गया है। आज इस सदन में नए राजनीतिक जागरण के अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई के साथ हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है। एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं। इसलिए आज यहां उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ
लागू हुआ उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेस वे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस वे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगेगा ये गांव। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसे ही का वैसा है। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावर लूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे। खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए, एक गांव की तस्वीर ये है। जो गांव कभी गोद लिया गया था उस गांव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई है। जो भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है। अपने गांव गोद लेने की जो बात कही थी, क्या वो भी जुमला था अध्यक्ष जी? पता नहीं जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं। मैं नाम पूछ करके किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रखें, जरूर बताएं आप। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में हैं। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएं, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं, वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं, बहुत नौकरी छीनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहूँगा कि आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है, न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहाँ सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। और पिछले 10 साल में जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं
वो इसीलिए कराए क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आशा है ये सरकार तब तक चलेगी तब तक उसके केंद्र में इस देश का हर एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी और कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा। और शासन के आधार पर संविधान होगा। वह जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिक हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा। और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतजाम होगा। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें जिताई, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो वो सरकारी भाषण ना हो, सच्चाई के साथ सरकार अपनी बातें रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री संतोष पांडे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे आज कीमती समय बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले अपने छत्तीसगढ़ के और उन राजनांदगांव क्षेत्र के समस्त जनता का, मतदाता का भी आभार प्रदर्शन करता हूँ और आप सबके वरिष्ठों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबको हृदय से शुभकामना। महोदय, अभी कल से जब से शुरू हुआ, रात को 12 बजे तक जो चला, जिस प्रकार से अभी अखिलेश जी बोल रहे थे, और कल जब शुरुआत हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की बातें की, आज जब अखिलेश जी ने एक शेरो शायरी से और गजल की पंक्तियों से शुरुआत की, तो मैं भी ये बता दूं कि अखिलेश जी, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो फलसफे में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। और कितने भी यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, ये सब उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष कल राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा, जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी जी, आपने जो शुरुआत की है, आपने जो जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आपने जो हिंसक कहा है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने इस सदन में रखना चाहता हूं। क्या हिंदू हिंसक हो रहा है? भाजपा हिंसा की बात करती है। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी?
क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी, ये संसदीय पाठ क्या पढ़ा है? आज आपने जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया है, आपने जिस प्रकार से ये कल जो शुरुआत की है, और आपके ही पार्टी के एक उत्तर प्रदेश के सांसद ने जो कहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है। इमरान मसूद छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की बात कही है। मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं, वो क्या काम करने के लिए गए थे आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में? और कैसे रात के अंधेरे में वो नदी में कूद गए? आप ये फालतू बात न करें। छत्तीसगढ़ के साजा के अंदर जिस प्रकार की मॉब लिंचिंग पूर्व मुख्यमंत्री के समय हुई है, आप उसकी बात को बताएं। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि जब हिंदुत्व की बात होती है, तब अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ तो विष पीकर। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतर स्थल है विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यानी ये हिंदू हिंदुस्तान का परिचय है। होकर स्वतंत्र कब चाहा है, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। भूभाग नहीं सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदुत्व है। और आपने हिंदू को, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को आपने बदनाम करने की कोशिश किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम किए हैं। ये यदि मैं ये कहूं कि मोदी जी है तभी वो मुमकिन है, और वो काम की शुरुआत नहीं बल्कि डिलीवरी हुई है, जिन्हें पूरा करना ही असंभव लगता था। मोदी जी है तभी वो गुंजाइश भी अभी भी बनी है। कश्मीर में मोदी जी ने असंभव को संभव कर दिया। ये वो काम है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। ऐसा काम बड़े पड़ोसी देश भी कहीं मुकाबले में नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का वो चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, रेल ब्रिज न बनकर तैयार है बल्कि ट्रेनें दौड़ा कर देखी जा चुकी है, ट्रायल हो चुका है। पहले से नारे लगाते रहे हैं। हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी है, किंतु सार्थक करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज, USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, ये प्रोजेक्ट जिसके निर्माण पर पूरी दुनिया की निगाह थी, माननीय मोदी जी ने पूरा किया। भारत ने कर दिखाया है। पूरी दुनिया भारत की लोहा मान रही है। अध्यक्ष महोदय, नदी की सतह